Now, in today's class we have to discuss about biocontrol agent. Biocontrol agent क्या है? Biocontrol क्या है? Biocontrol एक्चुअली में बायोलॉजिकल मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी पेस्ट या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से अपने प्लांट और अपने एग्रीकल्चर फील्ड को बचा सकें। या यूं कह लीजिए कि कोई भी मेथड जिससे डिसीज और पेस्ट से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो बायो कंट्रोल मेथड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में जो बायो कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, या मॉडर्न सोसाइटी में हम कह लें कि हम यहाँ पर ज्यादातर मात्रा में क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, और इन केमिकल में भी क्या यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। तो चाहे वो इंसेक्ट्स को हटाने के लिए हो, पेस्ट को हटाने के लिए हो, किसी को भी हटाने के लिए हो, तो हमारे जो बायोलॉजिकल मेथड है वो यूज ना करके हम इस तरीके के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं। और जब इनका ज्यादा मात्रा में यूज होता है तो केवल जिनके लिए यूज किया जाता है वो बहुत डिस्ट्रॉय नहीं होते, इनके साइड इफेक्ट प्लांट में भी देखने को मिलते हैं, ह्यूमन बीइंग में भी देखने को मिलते हैं। जो क्रॉप ग्रो हो रही है उस पर भी उसके साइड और एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, एज वेल एज एनवायरमेंट के जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनको भी, क्योंकि पेस्ट या इंसेक्टिसाइड ऐसा नहीं होता कि केवल एक ही ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करे या किल करे। इसका जो पॉइजन होगा वो दूसरे के ऊपर भी किसी दूसरे तरीके से एडवर्स इफेक्ट देखने को वहां पर हमको मिल जाता है। तो ये बायो कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि बायोलॉजिकल मेथड का यूज करते हुए कैसे हम इंसेक्ट को, पेस्ट को, इनको इनसे बचा सके, कंट्रोल कर सके अपने प्लांट बॉडीज को। तो ये जो बायो कंट्रोल का कॉन्सेप्ट था वो आज की मॉडर्न सोसाइटी ने दूसरे तरीके से लिया। कंट्रोल तो कर रहे हैं वो उसको, लेकिन किसका यूज करके, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का, विच इज हार्मफुल टू अस। तो एक तो ये बात हो गई। अब मानना ये है कि यदि हम इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। अब जैसे फर्टिलाइजर का यूज हो गया फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ताकि हम क्या कर सकें, अपना जो प्रोडक्शन है वो क्या कर सकें, बढ़ा सकें। इसके लिए पहले क्या यूज होता था, इन्हीं फर्टिलाइजर की जगह मैन्योर का यूज होता था, तो सॉइल रिप्लेनिश होती थी। तो फर्टिलाइजर पे अभी हम नहीं जाएंगे, मैं केवल आपको बताने के लिए लिखा था। हमारा अभी मेन कॉन्सेप्ट क्या है, केमिकल्स के ऊपर, क्योंकि हम बायो कंट्रोल की बात करें, इंसेक्ट के ऊपर जो यूज हो रहा है। चलिए अब हम इससे भी बचना चाहते हैं, केमिकल्स का, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को से बचना चाहते हैं, बायो कंट्रोल के थ्रू करना चाहते हैं। तो अभी बड़ा इमर्जिंग आया है क्या, ऑर्गेनिक फार्म। यदि मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करूं तो ये नो यूज ऑफ केमिकल के ट्रेंड में काम करते हैं। मींस ये कोशिश करते हैं कि हम बिल्कुल भी केमिकल फर्टिलाइजर्स इनका यूज ना करें, ऑर्गेनिक तरीके से जो है तो खेती करें। दूसरी चीज ये है कि हमको ये समझना होगा जो ऑर्गेनिक जो भी उत्पादन करते हैं उसकी कुछ चीजें, खासियतें। पहला एक तो ये है कि इससे पेस्ट और इंसेक्टिसाइड का यूज, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का यूज नहीं करते, सॉइल को कोई नुकसान नहीं होता, ह्यूमन बीइंग को कोई नुकसान नहीं होता, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता, और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिज्म जिनके लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड आप यूज करो तो केवल उसी को इफेक्ट नहीं करता, बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट करता है। तो यदि हमको एनवायरमेंट का ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों मेंटेन रखना है, तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम कम से कम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, वीडीसाइड, ये जितने भी केमिकल्स हैं इनका कम से कम उपयोग करें। अब जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंसेक्ट जो आज किसी भी क्रॉप के लिए, यदि इस क्रॉप के लिए इंसेक्ट पेस्ट की तरह यूज हो रहा है, यानी कि इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए यह इंसेक्ट क्या है, हानिकारक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसेक्ट हर क्रॉप के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। हो सकता है यही इंसेक्ट दूसरी क्रॉप के लिए क्या हो जाए, यूजफुल हो जाए। आप कहेंगे ये क्या मजाक, ये कैसे पॉसिबल होगा कि एक क्रॉप के लिए एक इंसेक्ट यदि हार्मफुल है तो दूसरी क्रॉप के लिए यूजफुल कैसे हो सकता है। वो ऐसे हो सकता है कि मैंने कहा कि ये इंसेक्ट इस क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन इस क्रॉप को जो डिस्ट्रॉय करने वाला जो एक और इंसेक्ट है
जो इस क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है। हो सकता है इस इंसेक्ट का ये क्या हो, प्रीडेटर। आप ऐसा समझ लीजिए कि गाय जो है तो चारा खाती आरी बात, और गाय को खाने वाला कोई और पैदा हो जाए, शेर पैदा हो जाए। ठीक यहां पर वही हो रहा है, ये इंसेक्ट इस क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन इस क्रॉप को कोई जो दूसरा इंसेक्ट डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि इस इंसेक्ट को भी तो सर्वाइव करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसको क्या मिल रहा है, ये इंसेक्ट मिल रहा है। कहने का मतलब ये कि जब आप एक फूड चेन और फूड वेब देखते हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या है, लिंक। और लिंक होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यदि आप किसी भी फूड चेन में या फूड वेब में वो लिंक टूटेगा तो उनकी जो फूड चेन है वो पूरी टूटती चली जाएगी, और ऐसे में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो एक इंसेक्ट को यदि आपने मार दिया, मान लीजिए इस इंसेक्ट को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पता चलेगा इस इंसेक्ट के लिए भोजन ही नहीं बचा है, क्योंकि वो इसी पर्टिकुलर इंसेक्ट को खाकर क्या कर रहा है, अपना भोजन पा रहा है। तो जितनी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे पहले यही फाइंड आउट करने की कोशिश की, या जिस तरीके की जहां हम केमिकल यूज नहीं करना चाहते वहां के एनवायरमेंट में हम यही चेक करते हैं कि इस एनवायरमेंट में किस किस तरीके के इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म मौजूद है, और उन ऑर्गेनिज्म की क्या लाइफ साइकिल है, वो किसको किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो खुद किसके प्रीडेटर है या खुद किसके प्रे है। आ रही मेरी बात? तो हो सकता है ए यदि किसी प्लांट को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन ए को खाने वाला कोई सी मौजूद है जो इस ए को ही डिस्ट्रॉय करता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि मेरे खेत में ए की संख्या बढ़ जाए तो मैं वहां पर क्या ज्यादा छोड़ दूं, सी को यदि छोड़ दूं तो उस ए को खा लेगा और मेरी क्रॉप बच जाएगी, जबकि ये सी मेरी क्रॉप के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। इसको ऐसा समझिए कि ये क्रॉप, इस क्रॉप को कोई एक इंसेक्ट है ए जो डिस्ट्रॉय करता है। आज बात, अब आपके फील्ड में पता है कि इस क्रॉप को ये इंसेक्ट एक डिस्ट्रॉय कर रहा है। यदि आपको ये पता चल जाए कि इस इंसेक्ट को खाने वाला भी कोई इंसेक्ट है, मान लीजिए इंसेक्ट सी है, आप क्या करेंगे, आप अपने खेत में इस इंसेक्ट को डाल देंगे। जैसे ये इंसेक्ट सी आया, ये तेजी से इसको क्या करेगा, खाना शुरू करेगा। ऐसी कंडीशन में आपकी क्रॉप बची रह जाएगी, जबकि इंसेक्ट सी डायरेक्टली इस क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो हमको ये नॉलेज रखना पड़ेगा, हमको ये पहले सीखना होगा कि हम बायो कंट्रोल का मतलब ये बायोलॉजिकल तरीके से कैसे कंट्रोल किया जाए विदाउट यूज ऑफ एनी केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इसी को बायो कंट्रोल, इसी क्या कहते हैं, बायो कंट्रोल। हमको ये बात समझनी होगी कि एनवायरनमेंट में आपको दोनों तरीके के इंसेक्ट्स मिलेंगे, यूजफुल भी और हार्मफुल। अब आपको देखना है कि क्या आप हार्मफुल को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में यूजफुल को भी डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, या केवल आप हार्मफुल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यूजफुल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप तरीका निकाल सकते हैं यदि आपको उनकी प्रोसेस, उनका सीक्वेंसिंग पता हो। दूसरी चीज उदाहरण के तौर पर ले लीजिए लेडी बर्ड या ड्रैगन फ्लाई। ये यदि आप इनको देखेंगे, या लेडी बर्ड या ड्रैगन फ्लाइज को, तो ये इनका काम होता है, ये मॉस्किटोज को एंड एफिड्स को, इनको ये खाते हैं। फिर आपने सुना होगा एक बैक्टीरिया का नाम बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस। ये नाम तो नहीं सुना होगा, लेकिन आपने सुना होगा बीटी कॉटन का। ये न्यू वैरायटी है कॉटन जो यूज की जा रही है। बीटी कॉटन की क्या खासियत है, बीटी कॉटन की कुछ खासियत ऐसी है कि दरअसल बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो अपने बॉडी में इस तरीके के पॉइजन सिक्रीट करता है, और ये पॉइजन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्योंकि इसके बॉडी में सिक्रीट होता है, इसलिए इसको खुद को कोई इफेक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही इस बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस को कोई इंसेक्ट इंगल्फ करता है, इंसेक्ट के मुंह में जाते ही सांस जैसे इंसेक्ट के गट में पहुंचता है, यहां पर पहुंचता है, यहां पर मीडियम कैसा हो जाता है, अल्कलाइन, बेसिक मीडियम हो जाता है।
और जैसे ही बेसिक मीडियम होता है तो ये जो पॉइजन क्रिस्टलाइन फॉर्म में है जिसको इस इंसेक्ट ने खा लिया, एल्कलाइन मीडियम मिलते ही ये डिसॉल्व हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और जैसे क्रिस्टलाइन मीडियम में एक्टिव होता है, इस इंसेक्ट का जो गट रीजन है उसको वो डिसॉल्व कर देता है, पॉइजन एक्टिवेट हो जाता है और फिर सर्वाइव नहीं कर पाता इंसेक्ट और वही उसकी मौत हो जाती है। ये नॉर्मल है, मुझे पता है। हमने क्या किया, हमने इस बैसिलस ट्यूनिसिनेसिस का वो जीन जो उस पर्टिकुलर पॉइजन को प्रिपेयर कर रहा था उसको उठा के कॉटन के पौधे में डाल दिया। सो द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, इसके बाद जो 2 चैप्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर है उसी पे और भी बात करेंगे। तो हमने फिलहाल बैसिलस ट्यूनिसिनेसिस के उस जीन को कॉटन के पौधे में डाल दिया। अब जैसे ही कॉटन के पौधे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि कॉटन के जो स्टेम है उसको कॉटन ब्रोअर बोरो कर देते थे और उसका जो ऊपर का फूल होता था उसको खा जाते थे। तो हमने क्या किया, कॉटन के पौधे में वो जीन डाल दिया। तो जैसे ही ये खाते हैं उस जीन के मौजूद होने के कारण वो पॉइजन बनता रहता है और वो पॉइजन इन इंसेक्ट के बॉडी में जैसे ही जाता है, अल्कलाइन मीडियम होते ही साथ वो एक्टिव होता है और एक्टिव होते ही साथ वो उस ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये इस तरीके की चीजें हमको करनी होंगी, क्योंकि कॉटन जो है वो हम खाते नहीं, गद्दे तकिए रजाई और ये सब बनाने के लिए यूज होता है, इसलिए उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी में वैसा नहीं होता। हाँ, इंसेक्ट उससे जरूर मर जाता है। आ रही मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि ये है बायो कंट्रोल मेथड। इस मेथड से हम सस्टेन कर सकते हैं अपने यूजफुल ऑर्गेनिज्म को और केवल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसको, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल कंट्रोल का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कौन, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा की बात करूं ट्रीटमेंट इन प्लांट डिसीजेस में, नॉर्मली ये ट्राइकोडर्मा प्लांट रूट्स एसोसिएशन के साथ पाए जाते हैं और इनकी खासियत ये होती है कि जब तक ये मौजूद है उस पौधे के साथ, बहुत सारे जो पेस्ट हैं और बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं वो उस पौधे को अटैक नहीं कर पाए। तो ये भी एक बायोलॉजिकल तरीका है प्लांट का बचाने का कि किस तरीके से हम प्लांट को बचा सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अलावा एक और आता है बैकुलोवायरस। दरअसल बैकुलोवायरस जो है ये स्पेसीज स्पेसिफिक है, दे अटैक ऑन ये स्पेसिफिक है, ये आर्थ्रोपोडा को अटैक करेंगे, इंसेक्ट्स को अटैक करेंगे, ठीक है ना। और ये जो बैक्टीरियोवायरस की जो कंडीशन है, जो अटैक करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये इनका एक स्पेसिफिक होता है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस नाम है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो। ये सब के सब कैसे हैं, स्पेसीज स्पेसिफिक, मतलब ये ऐसे वायरसेस हैं जो केवल स्पेसिफिक स्पेसीज के स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को, यानी स्पेसिफिक स्पेसीज बस को डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी एक ही जीनस के 2-4 स्पेसीज हैं, उनमें से जिस पर्टिकुलर स्पेसीज के लिए ये प्रिपेयर्ड है या बने हुए हैं, ये केवल उसी स्पेसीज को मारेंगे, उसके अलावा और बाकी किसी भी को ये नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं करते। इसलिए बैकुलोवायरस जो है वो आजकल बड़े क्या बोलना चाहिए, लाइमलाइट में है। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए आप खेत में 5 तरीके का इंसेक्ट है, लेकिन ये जिसके लिए स्पेसिफाई है केवल उसी को किल करेगा और बाकी और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए बैकुलोवायरस जो है, जिसपे न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरसेस भी आते हैं, ये स्पेसिफिक होने के कारण बड़े डिमांड में है, या यूं कहिए कि बड़े काम के ये बन जाते हैं बायो कंट्रोल को लेकर। इनके यदि मैं बात करूं तो स्पेसीज स्पेसिफिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंड स्पेसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिडियल, इनकी जो है तो कंडीशन होती है, एप्लीकेशन होते हैं। मतलब स्पेसीज स्पेसिफिक भी है, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब केवल उसी स्पेसीज के ऊपर अटैक करेंगे और किसी दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ठीक। और इंसेक्टिडियल एक्शन होगा या एप्लीकेशन होगा, किसका, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रो वायरसेस का।
साथ ही साथ इनका नो इफेक्ट ऑन प्लांट, सॉइल, ह्यूमन, बर्ड, रेप्टिलियंस, यानी इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नॉन टारगेट ऑर्गन या नॉन टारगेट पेस्ट, नॉन टारगेट ऑब्जेक्ट, तो जो भी इनके टारगेट वाला नहीं होगा उससे की कोई इफेक्ट नहीं दिखेंगे। इसलिए बैक्टीरियोवायरस खूब ट्रेंड में है, या यूं कहिए कि इनके ऊपर खूब काम हो रहा है ताकि हम ज्यादा बैक्टीरियोवायरस ढूंढ सके और उनको छोड़ सके जो स्पेसीज स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम के तहत इंसेक्टिडियल एक्शन जो है तो शो करते हैं। इज इट क्लियर हो गया? और साथ ही साथ केवल हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, यूजफुल ऑर्गेनिज्म को सेव करने का काम करते हैं। और इस तरीके से हम बायोलॉजिकल वे से इनको क्या कर सकते हैं, अपना माइक्रोब्स का यूज जो है वो एग्रीकल्चर में या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में कर सकते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है बायो कंट्रोल एजेंट। देखिए अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स एंड बायो फर्टिलाइजर। उस समय मैं केमिकल की बात कर रहा था, बार बार मुझे फर्टिलाइजर दिमाग में आ रहा था, तो यहाँ हम बायो फर्टिलाइजर की बात करें। देखिए इस समय इतनी तेजी से पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी कोई हद नहीं, बिकॉज ऑफ ये जितने भी केमिकल और पेस्टिसाइड हम यूज कर रहे हैं। यदि हम इनसे बचना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल वे में अब एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को यदि हम भोजन दे पा रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इन सब चीजों का भी हाथ है, चाहे वो फर्टिलाइजर का हो, केमिकल्स का हो, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। जहां तक बायो फर्टिलाइजर की भी मैं बात करूं तो चूंकि बहुत ज्यादा मात्रा में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, यदि इसको डिक्रीज करना है तो हमको इस मेथड की तरफ जाना होगा, बायो फर्टिलाइजर की तरफ जाना होगा। ऐसा नहीं है कि प्लांट की ग्रोथ और उनका डेवलपमेंट या उनकी प्रोडक्टिविटी केवल केमिकल और फर्टिलाइजर के थ्रू बढ़ाई जा सकती है। बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू भी यूजफुल बैक्टीरिया, फंगस और को भी यूज करके हम प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जहां तक रही बात बायो फर्टिलाइजर की, तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म which enrich the soil। अब enrich the soil का मतलब है कि हर तरीके से, चाहे उसमें मिनरल कंटेंट की बात हो, नाइट्रोजन कंटेंट की बात हो, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट की बात हो, या किसी भी तरीके का रिक्वायरमेंट है जो सॉइल को, उसको इनरिच कर, तो ऑर्गेनिज्म विच इनरिच द सॉइल, तो ये जो करने की काबिलियत जिन भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहलाएंगे, बायो फर्टिलाइजर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बायो फर्टिलाइजर कहलाएंगे। और 3 तरीके के आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे इसमें। पहला आता है किसका, कुछ बैक्टीरिया है जो आपको देखने को मिलेंगे, कुछ फंगस है जो ये करते हुए आपको दिखेंगे, और कुछ साइनोबैक्टीरिया। ये तीनों के तीनों यूज किए जा सकते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर। आई विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया से। यदि आप थोड़ा सा याद करें, पिछली क्लासेस में आपने नाम सुना था राइजोबियम। नाइन्थ वगैरह में पढ़ा होगा आपने राइजोबियम। राइजोबियम कहां मौजूद होता है, रूट लेग्यूम्स में, सॉरी रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट हैं, जितने भी दलहन पौधे हैं, उन सब में के रूट नोड्यूल में क्या मौजूद है, राइजोबियम मौजूद है। और ये राइजोबियम का काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्यों, क्योंकि कोई भी प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं फिक्स कर सकता, बट दिस राइजोबियम बैक्टीरिया कैन इजीली फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर प्रोवाइडेड टू द लेग्यूमिनस प्लांट। और तभी जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है, जितने भी दलहन पौधे हैं, सब में नाइट्रोजन की मात्रा मौजूद होती है। प्रोटीन कंटेंट उसी से हमको मिल पाता है। और केवल इतने ही नहीं, ये तो खैर नाइट्रोजन फिक्सेशन किसी न किसी के साथ एसोसिएशन करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी है। अब ये जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, जैसे वो एजोबैक्टर होगा, एजोबैक्टर जो है तो डायरेक्टली ट्रैप कर लेता है नाइट्रोजन, ठीक है ना। एजोस्पाइरिलम है, एजोस्पाइरिलम,
ये जो बैक्टीरिया है, जिस भी प्लांट के साथ इनका एसोसिएशन होगा, नहीं भी होगा तो भी ये डायरेक्टली ट्रैप करते हैं और उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करेंगे, सॉइल में मिला देंगे और नाइट्राइट के फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल। आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी, देखा था, फ्री जो नाइट्रोजन होता है अमोनिया एमोनिफिकेशन होगा, यूरिन के थ्रू बनेगा, फिर यूरिया का फॉर्मेशन होगा और फिर नाइट्राइट, नाइट्रेट और फिर फ्री नाइट्रोजन में जो प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पर भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया एजोस्पेरम, पाइरिलम और एजोबैक्टर है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, हालांकि किसी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं शो करते। अब ये सब के सब क्या कर रहे हैं, ये सब के सब कर रहे हैं enriching soil content by और ये वो हैं जिनके बारे में हम जान रहे हैं, जिनके बारे में बुक में लिखा है। अच्छा, बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो बायो फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करते हैं, जो अलग अलग केमिकल, अलग अलग सब्सटेंस को सॉइल में मिक्स करने का काम करते हैं या प्लांट को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। दूसरी बात आती है किसकी, फंगस की। ठीक है, फंगस के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है, फंगस के बारे में हमने पढ़ रखा है कि फंगस का जब भी जो भी हायर प्लांट होंगे, अभी आपने 11 में पढ़ा था, तो जो हायर प्लांट होते हैं उनके रूट्स के साथ एसोसिएशन होता है और इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं क्या, माइक्रोराइजा। एक तो माइक्रोराइजा या इंडोमाइक्रोराइजा नाम से जाना जाता है। जैसा ये फंगस जो रूट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, ये क्या क्यों ऐसा होता है, खासकर फंगस में भी ये जो स्पेसीज है ग्लोमस, ठीक है, ग्लोमस की जो स्पेसीज है ये बहुत सारे ये जीनस जो है ये बहुत ज्यादा माइक्रोराइजा फॉर्मेशन के लिए होता है। ये जो जीनस होता है ग्लोमस का, जो कि एक फंगस का ही है, ये जीनस जो है तो बहुत ज्यादा माइक्रोराइजा प्रिपेयर करता है। और इसकी खासियत एक क्या है, ये माइक्रोराइजा फास्फोरस एब्जॉर्प्शन, इसका एब्जॉर्प्शन, फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन सॉइल में करना या सॉइल को प्रोवाइड कराने का काम ये कौन करता है, ग्लोमस जीनस का माइक्रोराइजा करता है। ये चीजें इनके साथ साथ एडिशन टू दिस इट आल्सो हेल्पिंग, मतलब इनहेंस कर देता है प्लांट की एबिलिटी, हेल्पिंग इनहेंसिंग plant with salinity, यदि सलाइन वाटर है तब, ड्रॉट, बहुत ज्यादा पानी भर गया है तब की कंडीशन में, यदि वाटर सलाइन हो जाए तब की कंडीशन में, या किसी पैथोजन के अगेंस्ट, या यूं कहिए कि ओवरऑल हर एक एक्टिविटी में क्योंकि ये मौजूद होते हैं तो ये कहीं ना कहीं उस प्लांट की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं। यानी जो पौधा 4 दिन में पानी में रहने में सूख जाता है या सड़ जाता, उसकी कैपेबिलिटी ये बढ़ा देते हैं 10 दिन 15 दिन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ये जितने भी फंगस है ये बायोफर्टिलाइजर, एक तो फास्फोरस एब्जॉर्ब करके दे रहा है, साथ ही साथ बायोफर्टिलाइजर की तरह काम कर रहे हैं, उसको प्रिवेंट करने का काम कर रहे हैं, उसकी टॉलरेंस, उसकी एबिलिटी इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। नाउ साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स है, ये हमने पहले भी देखा हुआ। और जहां तक ऑटोट्रॉपिक के साथ साथ ये एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों ही एनवायरमेंट में सर्वाइव करते हैं, और दोनों एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के साथ साथ ये फिक्स करते हैं किसको, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम, या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। जहां तक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो भी साइनोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, यदि मैं उसकी बात करूं, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑस्ट्रेलिया, नाम सुना होगा आपने, एनाबिना, नॉस्टॉक,
ये सभी के सभी क्या है, ऑर्गेनिज्म है, साइनोबैक्टीरिया है, जो आसानी से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। आपने ब्लू ग्रीन एल्गा देखा है, और ये सब के सब जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं, ये सब पैडी क्रॉप में, धान की खेती में एज बायो फर्टिलाइजर यूज होते हैं। साथ ही साथ आजकल मार्केट में नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर उपलब्ध है। आगे में आप जाइए मार्केट से खरीदिए और यूज कीजिए। Which can be used by, तो ये चीजें अवेलेबल है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा ट्रेंडी है अभी, जो है क्या नाम से इसका इन सब चीजों का ग्रेस नहीं आया है। कहीं ना कहीं हम वही ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, लोग बात सेंसिटिव हो रहे हैं एनवायरनमेंट को लेकर, आने वाले टाइम में इसी तरीके की एग्रीकल्चर, इसी तरीके का यूज ही पॉसिबल हो पाएगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके का केमिकल और फर्टिलाइजर का यूज हम कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। हालांकि एक बार ये शुरू किए जाए ये मेथड बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल के, तो एक बार जरूर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद कॉस्ट वाइज ज्यादा इफेक्टिव नहीं, ज्यादा महंगा पड़ रहा है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन को यदि आपने, तो फिर उसकी क्वालिटी, उसके प्रोडक्ट और उसका मेंटेनेंस बहुत आसान होता हुआ चला जाता है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इतना जरूर दिमाग में रखना है कि हर एक माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल है। हमको करना यह है कि जो हार्मफुल है उनको इरिडिएट करना है, हटाना है। बट इरिडिएट का मतलब ये नहीं है कि हम बिना ये देखे इरिडिएट करने लगे कि उसमें बहुत यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारे क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। सो हमको स्पेसिफिक तरीका अपनाना है जिससे केवल और केवल जो अनयूजफुल है, या यूं कहिए कि उस टाइम ऑफ पीरियड के लिए जो पेस्ट की तरह कंसीडर हो रहे हैं वो हट जाए, और बाकी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचे रह सके। क्योंकि यदि ये फूड चेन की यदि लिंक टूटेगी तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दूसरे ऑर्गेनिज्म में पड़ेगा, और पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है तो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इफ स्टिल एनी डाउट एंड कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।